जब तक माथे पर लाल रंग नहीं लगता तब तक राजपूत किसी को तंग नहीं करता। सर चढ़ जाती है, भूल जाती है दुनिया कि राजपूत की तलवार को कभी जंग नहीं लगता। वो राजपूत जिसका असल उद्देश्य, जिसका वजूद इसलिए है कि वो मातृभूमि की रक्षा करे, मातृभूमि में रहने वाले लोगों की रक्षा करे, उसी फ्रेटर्निटी से एक ऐसा गुट बना जिसे आप जानते हैं क्षत्रिय करणी सेना के नाम से, और उसके मुखिया डॉक्टर राज शेखावत हमारे साथ आज धर्म संकट में चर्चा करने के लिए यहां मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत कीजिए। आइए डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल यह है, जय भवानी, धर्म जय मां संकट, करणी, जय मां हिंगलाज, जय भवानी के उद्घोष के साथ वो यहां पहुंच रहे हैं और इस कुर्सी को उनका इंतजार है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप उनको देखते हैं, जरा देखिए उनको ऊपर से नीचे तक, तो आपकी निगाहें कई जगहों पर ठहरती हैं। आइए प्लीज बैठिए। कभी उनकी ये भारी भरकम अंगूठियां आपकी निगाह रोकती हैं, कभी यहां महाराणा प्रताप एक बाजू पर उनके, देखिए ये कहा जाता है कि महापुरुषों की तस्वीरें इसलिए आप अपने आसपास रखिए ताकि उनके जीवन का चरित्र, उनके जो मूल्य हैं जीवन के, वो आपको प्रेरित करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ महाराणा प्रताप है हाथ में, दूसरी तरफ भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं, तो कानून हाथ में क्यों लेते हैं डॉक्टर राज शेखावत? आप कानून हाथ में लेते हुए क्यों दिखाई देते हैं? जिस व्यक्ति को कानून का डर नहीं है इसी भाषा में समझाना आवश्यक है। वो व्यक्ति जो देश की सर्वोच्च पंचायत में हमारे भगवान, हमारे महापुरुष पर अभद्र टिप्पणी करता है, हमारे सनातनियों पर अभद्र टिप्पणी करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जब कानून का डर है ही नहीं तो उन्हें कानून से क्यों डराया जाए? तो घर में घुसकर उसे जवाब दिया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भूतकाल में हमने बहुत माफिया दी है, अब कोई माफी नहीं होगी। घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हड्डी तोड़ कुटाई की जाएगी और भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावृत्ति अब इसी तरह से रोका जाएगा। घटनाओं की इस तरह की पुनरावृत्ति होने से रोकी जाए। जिन लोगों में कानून का खौफ नहीं, जो कानून को कुछ मानते ही नहीं, उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। डॉक्टर राज शेखावत वो डॉक्टर हैं बाय पीएचडी, उन्होंने पीएचडी की हुई है सामाजिक मामलों में, उन्होंने एक विषय लेकर उस पर पीएचडी की। वो जो कह रहा है कि कानून को तब हाथ में ले लो जब सामने वालों को कानून का कोई एहतराम ना हो, लिहाज ना हो। वो खुद बीएसएफ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में वो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कानून को फिर इस तरीके में, तो किसी की निगाह में, मान लीजिए मेरी निगाह में कोई है वो जो कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो मैं उसको फिर कानून अपने हाथ में लेकर उसको ठोकने लगूं, उसको मार पिटाई करने लगूं? नहीं, ये तय कौन करेगा? मैं बता रहा हूं आपको। कश्मीर की घटना की बात करता हूं आपसे, तो वहां जो आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों का खात्मा वो हमारा उद्देश्य था, हमारा विकल्प था। तो वहां हमने जब गिरफ्तारियां की, वो लोग रिएक्टिव हुए, फिर से उन्होंने आतंकवाद शुरू किया, तो हमने उनका एनकाउंटर करना शुरू किया, हमने उनको मारना शुरू किया। मैं सीधी बात करता हूं। अब हम आते हैं इस देश की पृष्ठभूमि पे आते हैं, तो जहां बात आती है महापुरुषों की, देवी देवताओं की, हमारे धार्मिक ग्रंथों की, और उन पर प्रहार होता है, और व्यक्ति विशेष जो सामान्य व्यक्ति नहीं है, जनप्रतिनिधि है, और ऐसे स्थान से वो स्टेटमेंट देता है, वहां से ऐसे स्टेटमेंट को स्वीकार करने लायक ही नहीं है। और ऐसा प्रावधान है संविधान में कि वहां यदि आप कुछ भी बोलो तो आप पे संवैधानिक कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि वो व्यक्ति उस संविधान, उस संसद भवन के बाहर आके भी मीडिया के सामने वही स्टेटमेंट दे चुका है, तो उस पर राष्ट्रद्रोह का कानून अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है? तो जब कानून अपना कार्य नहीं कर रहा है और जब कानून से उसको डर नहीं लग रहा है, तो सब हमें उसको कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से हम डरा रहे हैं उसी तरह से डराएंगे, ताकि भविष्य में ये जो घटना है उन्हें रोका जा सके। जिसको कानून का डर नहीं है उसको उसी तरीके से समझाएंगे। इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, उससे पहले जोरदार तालियां ऑडियंस की तरफ से, ऑडियंस के लिए होना चाहिए। हमारी प्यारी सी ऑडियंस यहां पर मौजूद है, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अब उनके साथ बहुत जल्दी से आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, खासतौर से इतिहास के मामलों में वो आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं चीजें। दीपक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं, दलित चिंतक हैं, आप जानते हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको अपने कहे हुए का अफसोस नहीं है, लेकिन रामजी लाल सुमन को, रामजी लाल सुमन ने जो किया वो गलत किया। मंगवाएगा किसलिए माफी? हमने डॉक्टर साहब जो सुना, वो ये सुना कि ना दौलत पे नाज करते हैं, ना शोहरत पे नाज करते हैं। भगवान ने जिस कुल में जन्म लिया, राजपूत है हम अपने कुल पर नाज करते हैं, और वही राजपूत भगवान श्री राम
शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जहीं लागा। तो जो माफी मांग ले, अगर वो अपने गलती का प्रायश्चित करे तो उसको माफ कर देने की परंपरा तो हमारी रही है ना। आप कह रहे हैं माफी देते देते थक गए। मैं आपसे एक बात फिर से कही कि हालांकि अभी उधर से माफी की कोई गुंजाइश नहीं आई, आवश्यकता ही नहीं है हुकुम। हम तो मौका देख रहे हैं भाई, हम ये मौका देख रहे हैं कि वो जो सुरक्षा उसने बढ़वाई है, उस व्यक्ति ने, उस निर्लज ने जो सुरक्षा बढ़वाई है, उस सुरक्षा में सेंध मारने की तैयारी में है। और हमारा जो कार्य हम करके बहुत जल्द हमारे जो महापुरुष है उनको स्वाभिमान पे। अब जरा ये बात भी समझ लेते हैं। ये जो कहा जा रहा है, बाबरनामा का हवाला देते हुए रामजी लाल सुमन ने एक बात संसद के अंदर कही गई। ये कहा कि इसको एक्सपंज कर दिया जाए। आप जानते हैं ये एक्सपंज हो गया, ये संसद ने कहा कि इसको एक्सपंज कर दिया गया। उन्होंने कहा जब एक्सपंज ही कर दिया गया तो माफी किस बात की। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात आई। बाबरनामा का उद्धरण यहां दिया गया, क्या उस किताब को खारिज कर दिया जाना चाहिए डॉक्टर शेखावत? बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि उस किताब को खारिज करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो जो किताब लिखी गई है बाबरनामा बाबर पे लिखी हुई किताब है, बाबर के राज में लिखी हुई किताब है। डिक्टेटर था वो अपने फेवर में तो लिखवाएगा। इतिहासकारों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो सही इतिहास है वो इन तक पहुंचाया जाए और जो गलत इतिहास है उसका नाश किया जाए। अब ये विवेक कहां से आएगा, ये फैसला कौन करेगा, ये सही इतिहास है और ये गलत इतिहास है? ओम जी ये बताइए जरा। केवल बाबरनामा नहीं है उस दौर में ढेर सारे पर्शियन क्रॉनिकलर्स लिख रहे हैं, जो पर्शियन में लिखी जा रही है। मैं आपको अभी कुछ उदाहरण के साथ बताऊंगा डॉक्टर राज जी के लिए भी। दूसरे वहां पे ढेर सारे राजपूत सोर्सेज हैं। आप किसी सोर्स से उसको कोरबोरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं चुनौती देके कहता हूं कि बाबरनामा के उस एक उल्लेख के अलावा जिसमें वो कहता है कि भाई उसको लेजिटिमेट करना है अपने आक्रमण को, कि मेवाड़ पे आक्रमण को वो कैसे लेजिटिमेट करे। तो कहता है कि उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आगरा की तरफ से युद्ध करूंगा और आप उधर से आ जाओ, उनके इनविटेशन पे मैं आया हूं। ये फर्जी बात कर रहा है वो, और उसके पीछे की परिस्थितियां हैं। आप क्यों नहीं उस समय के पर्शियन क्रॉनिकलर्स हैं, उस समय सलातीन अफगाना है, अहमद यादगार उसको लिखता है। अहमद यादगार वो व्यक्ति है जो इब्राहिम लोदी के दरबार से लेके अकबर के दरबार तक हर व्यक्ति के शासनकाल में रहा है और वो सभी के क्रॉनिकल्स लिख रहा है, उस समय के रोजनामचा की तरह से लिख रहा है। वो अफगान उसमें कहीं उसमें उल्लेख करता है कि उसको इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने उसको बुलाया। तो आपने जो नटशेल में बात कही कि बहुत सारे क्रॉनिकल्स ऐसे हैं जो राणा सांगा की वीरता के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि बाबर को बुलाने वाले असल में कौन लोग थे, लेकिन उधर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब जरा यहां मैं कुछ रखने वाला हूं। कहा क्या जा रहा है देख लीजिए। कहा यह जा रहा है कि क्षत्रिय सेना जो है, क्षत्रिय करणी सेना, वो योगी की सेना है। यह भी कहा जा रहा है, ये अखिलेश यादव क्या क्या कह रहे हैं ये सुनना इस समय बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो जब आगरा गए तो उन्होंने क्या क्या कहा जरा देखिए। जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब भोला भाला सीधा इंसान है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा। आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? आपके हाथ में किसकी डोर है? आपको क्या लगता है? मुझे अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की डोर है, उस महाकाल की डोर है। वो महाकाल जो है हमारे लिए सर्वोपरि है। हमें किसी न पार्टी से लेना देना है, हमें हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति है और हमारे महापुरुषों के जो स्वाभिमान है उससे लेना देना है। मैं दे दो के स्वाभिमान, गरीब भोला भाला किसी को बौखलाहट है, उनकी बौखलाहट है। उनको मालूम चल गया है कि अब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत वर्ष में इनकी पार्टी का समूल नाश होने जा रहा है और हम करेंगे साहब। आप इतनी सारी बातें कह रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप कितनी शिद्दत से इस दर्द को महसूस कर रहे हैं और आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आओ दो हाथ हो जाए। मैंने फिर कहा बौखलाहट है, कहीं कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही। नहीं, रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि आओ दो हाथ हो जाए। 12 तारीख को कहा था वो रामजी लाल, 12 तारीख को जब वहां सभी क्षत्रिय और सनातनी इकट्ठे हुए थे बड़ी संख्या में, उस दिन तो भीगी बिल्ली बन गया था, वो सुरक्षा घेरे में था। और सुरक्षा क्यों बढ़ाई? इस तरह में इतनी हिम्मत है तो मैं आज तेरे से कहता हूं दो नहीं साहब, हम उसको उस लायक नहीं छोड़ेंगे कि दो हाथ नहीं,
वो एक एक हाथ भी कर जरा ये बाइट सुन लीजिए और उसके बाद मैं दीपक पांडे आपके पास आने वाला हूं। जरा ये सुनाइए, ये क्या कहा है रामजी लाल सुमन ने, दो हाथ के संदर्भ में क्या है, जरा सुन लीजिए। धर्म संकट, मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए जरा बता, कोई तो रायता फैला हुआ है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। दीपक पांडे, पार्टी ने इसको ओन क्यों किया? ये एक व्यक्ति का बयान था, उसको पार्टी ने ओन क्यों किया? अखिलेश यादव इस तरीके से जाकर सॉलिडेरिटी दिखाकर ये क्यों बता रहे हैं कि पार्टी इस बयान के साथ खड़ी हुई? ये पार्टी इस बयान के साथ खड़ी, सबसे पहले मैं तो इनके करड़ी सेना के जो अध्यक्ष हैं, इनके कई चीजों से मैं असहमत हूं। ये पहले बताएं, आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? मैं संविधान को सम्मान करता हूं, मानता हूं, लेकिन जहां जरूरत पड़े धर्म रक्षति रक्षिता है। जब अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च, मैं तैयार हूं धर्म की रक्षा के लिए, हिंसा करने के लिए और न्याय और अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैं तैयार। तो ये आप समझिए, संविधान अपनी जगह, हमारा संस्कृति रक्षा हमारी जगह। मैंने क्या कहा, यदि आप मानते हैं संविधान नहीं, स्वाभिमान की लड़ाई में संविधान बाद में, पहले स्वाभिमान है, मेरे महापुरुषों का स्वाभिमान है, मेरी देवी देवताओं का स्वाभिमान है, मेरे धार्मिक ग्रंथों का स्वाभिमान है। आप महापुरुष किसे मानते हैं? आप क्या समझते हो, किसको महापुरुष मानना चाहिए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महापुरुष क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ या नहीं? क्यों नहीं है? हाँ या नहीं? हाँ या मैं पूछता हूं आपसे, क्यों नहीं है? वो प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म से आता हो, वो व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में आता है, जिन्होंने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ किया है। मैं आपसे पूछता हूं, रविदास जी जो थे, जो हमारे महाराज सांगा जी के गुरु थे, वो कौन थे? आप बताइए ना। हमने कभी भेदभाव किया क्या? नहीं, भेदभाव करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। सबसे ज्यादा जाति उत्पीड़न आपके राजस्थान में होता है। बाबा साहब अरे रामजी लाल सुमन ने जो कहा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं पार्टी ने ऑन क्यों किया? भाई बिल्कुल उस पे भी नहीं गलत बात। सवाल नहीं, आज की जो आज की नहीं वो बातें करेंगे नहीं, आज की मैं आपसे पूछता हूँ, सुमन लाल ने जो स्टेटमेंट दिया, सहमत है आप कि जब भी सुमन लाल के स्टेटमेंट सहमत है आप? कब ने क्यों नहीं? सुमन लाल के स्टेटमेंट आपने सुमन लाल की बात करो, कितनी बार किया? सुमन लाल के स्टेटमेंट डॉक्टर राज अरे एक सेकंड, इन्होंने कहा आप सनातनी है, गद्दार है, आपसे तो गद्दार है आप। फिर सुनिए, आप गद्दार है क्या? आपने कैसे सपोर्ट किया उसको? सनातनी है तो सनातनी है ना, तो सब लड़ो, हमारे साथ आ जाओ, लड़ो, हमारे साथ आके लड़ो। गद्दार कहा लगाने की जरूरत अरे आपका हीरो बाबर है क्या? आपका हीरो बाबर है कि राणा सांगा है क्या? आपका हीरो बाबर है कि राणा सांगा है? हीरो संविधान है आपका हीरो। अरे बाबर और राणा सांगा में आपका हीरो कौन है? हमारा हीरो जो संविधान है, जब से मैं आजाद हुआ उसकी बात करें। ये संविधान को मानने को तैयार नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा मैं संविधान को मानता हूं। संविधान को हाथ में तो संविधान अपना काम करे, मैंने रोका क्या? मैंने रोका क्या? रोको ना, तो अरे भाई करो ना मेरे पे केस। रिकॉर्ड सुनिए, फिर करें ना, संविधान को हम हाथ में ले लेंगे। दीपक मूल सवाल पे आइए, मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे को मत भटकाइए, मूल सवाल पे आइए। भाई गद्दार है क्या? रामजी लाल सुमन के साथ पार्टी की सॉलिडेरिटी क्या बताती है? बिल्कुल रहेगी। एक देखिए, एक हमारा जो है, मतलब रामजी लाल सुमन ने जो कहा उसको ओन करती है ना पार्टी? सुनिए, उसको ओन करती है ना उन्होंने? अरे पार्टी ओन करती है क्या? आप पहले बताइए, उन्होंने किसी किताब का संदर्भ दिया? अरे मैं कह रहा हूं पार्टी ओन करती है कि नहीं करती? दिया? क्या आवश्यकता थी? आप क्या आवश्यकता थी? आप संविधान को हाथ में लेने का रहे, इसका मतलब आपको संविधान पसंद नहीं है? सुनो अब जरा मैं सतीश जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं। सतीश एक सेकंड, मैं आपको आपके सामने एक बात दिखाना चाहता हूँ। बाबर की औलाद है क्या? बाबर की औलाद है क्या? देखिए फालतू की बात नहीं फालतू बात नहीं। बाबर की औलाद है क्या? अगर आपको अपनी बाबर की औलाद है क्या? बात करते हैं पहले आप सनातन की बात करिए, बात कीजिए, सनातन की बात करिए। जब वो सही है क्या? जुबान, अरे भाई जबान बहुत है, बहुत है, गलत बात मत करना। उंगली दिखा के, उंगली दिखा के बात नहीं, जुबान की बात नहीं। और एक सेकंड, एक सेकंड, मुद्दे पे आता हूं, मेरी मेरे से मैं मुद्दे पे आता हूं। दीपक पांडे एक सेकंड से बात कीजिए, एक सेकंड। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। किताबों का रेफरेंस हुआ, क्रॉनिकल्स का रेफरेंस हुआ, इतिहास की बात हुई, राणा सांगा और बाबर को लेकर जो बात कही गई, आपका हीरो कौन है? राणा सांगा है कि बाबर है? जितने लोगों का राणा सांगा है हाथ उठाएं। राणा सांगा तो हाथ उठाइए ना, फिर किस बात का? आपका हीरो कौन है?
ये 100% लोग राणा सांगा को लेकर, बाबर राणा सांगा के बुलावे पर हिंदुस्तान आया था। ये बात आपके गले उतरती है क्या? नहीं। तो जिन लोगों के गले नहीं उतरती वो हाथ खड़ा करें। और उसके बाद आप लोग सोचते हैं, दीपक पांडे, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं कि इन बातों को पार्टी ओन करे, आप लोगों को इस बात का भी डर नहीं है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा? देखिए, उन्होंने एक संदर्भ दिया, बात हो गई कि वहां से उसको फ्रीज कर दिया। आपने पहले ही बोला कि उन्होंने कहा कि उसको अब मुद्दा को न किया जाए। जो संसद की बात है, संसद की बातें रोड पे कब से आने लगी कि रोड पे संसद में अगर कोई वर्चस्व होने लगा, ऐसा है साहब, मैं भी आपको एक मुक्का मार दूंगा, सॉरी बोल दूंगा, मान लोगे? संसद में अभी आके मैं इधर ही मुक्का मारने के बोल दूंगा आपको, मान लोगे आप? अरे छोड़ो यार, महापुरुष से अपोजिट टिप्पणी कर ली, आप सेनातरी हो, हमारा साथ दो, हमारा साथ दो भाई, हाथ जोड़ता हूं आपके, आप लोग साथ दो, मैं वादा करता हूं आपको कि सतीश प्रकाश ऐसी बात आप कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन को लेकर यह कहा गया कि रामजीलाल सुमन दलित हैं, इसलिए दलित को लेकर यह अत्याचार हो रहा है। सतीश प्रकाश दलित चिंतक है, जरा उनसे समझ लें क्या इसलिए ये पूरा एपिसोड इस तरीके से सामने आया है? सतीश प्रकाश सर, राजा की ना कोई जात होती, राजा का ना कोई धर्म होता। अच्छा राजा वो होता है कि जो अपने राज्य विस्तार के लिए जो भी संभव अवस्था है, राणा सांगा जी ने अपने समय में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने राज्य विस्तार के लिए जो भी किया, मैं उनके साथ हूं। एक बात। दूसरी बात, अगर रामजीलाल सुमन जी जैसी बात है, तो ये मेरा एक समाजवादी पार्टी से एक सवाल भी रहेगा, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। ये राणा सांगा जी का सम्मान बचाना या राणा सांगा जी का सम्मान खोना, बेसिकली मुद्दा ये नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है और इसमें दो दल शामिल है। बीजेपी भी उतनी शामिल है जितनी समाजवादी पार्टी शामिल है। आप मुझे यह बताइए कि रामजीलाल सुमन जी, आपको यह तो याद रह गया कि रामजीलाल सुमन जी एक दलित हैं। क्या रामजीलाल सुमन जी ने आज से पहले किसी दलित मुद्दे के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या रामजीलाल सुमन जी ने, जब वो 4 बार वो कह तो रहे हैं कि मंदिर की बात करोगे तो मैं कहूंगा कि भाई वहां बौद्ध मठ है नीचे। सुनिए, रामजीलाल सुमन जी राज्यसभा के मेंबर हैं, पिछले 40 साल से राजनीति में है। अगर कोई व्यक्ति उनको धमकी देता है तो सबसे पहले संबंधित थाने में जाते, उस संगठन के खिलाफ मुकदमा लिखवाते। इधर देखिए जरा, ये क्या कहा गया है उस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा, जल्दी से प्ले कीजिए। यहां पर ये ताकत दिखाई गई, इसके जवाब में ये कहा गया। और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए। केंद्र की बीजेपी सरकार को ये बताया जाए कि राजपूत योगी के साथ है और योगी की सीएम कुर्सी बनी रहे। तो आप क्षत्रिय करणी सेना नहीं, योगी सेना है, और फंडिंग हो रही है आपको। ये अंगूठियां वगैरह उसी से आई हैं क्या? ये आंदोलन तो 12 तारीख को हुआ और पिछले 1 महीने से चल रहा है। ये तो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, आज से नहीं है, ये सालों से है। आप देखिए, एमएलए की बात जो कर रहे हैं, फिल्म देखी ना, उसमें हमारे छत्रपति जी का आपने भेष देख लिया होगा, समझ जाओगे ये क्या भेष है। ये हमारा कल्चर है, उसको हम कैरी कर रहे हैं। वो अब स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, ये समर्थन करके, और विरोध उन्होंने देख लिया है। बाकी रहा किसी नहीं, अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट और आया था, उन्होंने कहा था कि इतिहास पे न जाएं, इतिहास की बात ना करें। ये रामजीलाल सुमन के लिए इन अ वे इशारा था, चेतावनी थी। नहीं बिल्कुल, लेकिन पहले तो भूल कर गए ना, पहले शुरुआत में भूल कर गए समर्थन करके। अब उन्हें ये समझ में आ गया कि जो विरोध हो रहा है, देखो साहब, उत्तर प्रदेश में मैं कहूं आपको 25% के आसपास क्षत्रिय हैं। मैं बताता हूं कैसे। साहब, हमारे वहां उत्तर प्रदेश में ओबीसी का लाभ लेने वाले भी कई सारे एक बात सुनिए डॉक्टर साहब, रुकिए एक सेकंड, एक बात तो बताइए। योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो क्षत्रियवादी हैं, ठाकुरवादी हैं, वो खुद भी उसी घराने से आते हैं और क्षत्रिय उनका साथ देते हैं। आप क्षत्रिय करणी सेना है, क्या योगी जी के साथ आपके संबंध है, मुलाकात है, बात है, उनके कहने पे कर रहे हैं आप? नहीं, आज तक ना मैं कभी उनसे मिला हूं, ना मेरा कोई संबंध है,
न कभी उनसे मेरी बात हुई है। मैं आपको बताता हूं, क्या सुनिए। आप करणी माता की कसम खा सकते हैं? मां करणी की कसम है साहब, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, मां करणी की कसम है, यदि मैं ये आज बहुत तक बड़ी नहीं बात, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मां हिंगलाज की कसम मां मैं बोल करणी रहा की कसम खा रहा हूं, मेरी योगी आदित्यनाथ हमारी से आज नहीं तक लड़ाई। बात मुलाकात नहीं हुई, कह रहे हैं राज शेखावत। जिसको कहा गया योगी सेना, उसके मुखिया कह रहे हैं कि मां करणी जिनकी वजह से वजूद है, जिनको वो मानते हैं, मां करणी की कसम आज तक मैं ना उनसे मिला ना कभी बात हुई, ये बात कही जा रही है। अब जरा यहां ये देखिए, अब यहीं पर ये सवाल आ रहा है, धर्म संकट। जल्दी प्ले कीजिए प्लीज। धर्म संकट में ये सवाल है, आपको समर्थन करना हो अगर तो किस पार्टी का करेंगे? आपने बीजेपी ज्वाइन की, नाराज होकर आपने पार्टी छोड़ी, क्या आप बीजेपी का समर्थन करेंगे? क्या कांग्रेस का समर्थन करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे? या कोई पार्टी आपको दिखती ही नहीं जिसका समर्थन करके? अब मैं आपसे इस प्रश्न का जवाब देता हूं साहब। हमारा विरोध है अब समाजवादी पार्टी के सामने। हम ये नहीं कह रहे हमारे छत्रियों को कि आप इनको या इनको वोट करें। हम ये कह रहे हैं कि आपको समाजवादी पार्टी का आने वाले चुनाव में बहिष्कार करना है, और जो पार्टी पे आपको भरोसा है उस पार्टी को आपको मतदान करना है। हमने किसी ने बोला बीजेपी को करो, नहीं। हमने बोला इसको करो, हम नहीं बोल रहे। क्या नोटा दबाना उनको जो सही लगे वो करे, लेकिन समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटाने में हमारा योगदान दे। हम कुलदेवी की कसम खिलवाएंगे साहब। अभी देखिए 1 महीने के बाद हमारा उत्तर प्रदेश के गांव-गांव हमारा यात्रा होगा। किसी भी समाज को अगर ये लगता है कि उसके हिसाब से नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ ठीक नहीं हो रहा है, तो यूं भीड़ के तौर पर लोगों को जुटाए और इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल दे। यह आक्रोश है साहब, देश की जनता का यह आक्रोश है। सनातन धर्म पर जो अभद्र टिप्पणी हुई उसका आक्रोश है। मात्र क्षत्रिय नहीं, सब सनातन धर्म के सभी योद्धा यहां आए थे। और मुझे आप बताइए साहब, उस दिन एक भी ऐसी अप्रिय घटना हुई हो? सब अनुशासन में थे और सब महाराज सांगा की जयंती थी। अनुशासन में थे या पुलिस की तरफ से तैयारी हो गई थी इसलिए शांत हो गए थे? साहब मैं क्या बोलता, अनुशासन में तो थे। कहां पुलिस प्रशासन को कई तकलीफ आई तो बताया हमें। हमारे जो लोग थे महाराज सांगा की जयंती के लिए आए थे और हमने हमारी बात रखी कि भाई हम आक्रोशित हैं। तो आप ये क्यों कह रहे थे कि 26 तारीख तो ट्रेलर है, अब 12 तारीख को देखना? 12 तारीख को दिखाया ना हमने, क्यों नहीं दिखाया? यदि 5 बजे तक का समय दिया था ना हमने उस कार्यक्रम के दौरान सरकार और प्रशासन को 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था हमारी मांगों पे। तो ये क्या कह रही है डिंपल यादव, क्या कह रही है? सुनिए जरा, आप ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, अब इसके बरक्स ये स्टेटमेंट सुनिए, जल्दी से प्ले कीजिए जरा। जिस तरह से शासन और प्रशासन और जो करणी सेना ने मिली भगत से जो ये घटना को अंजाम दिया है, तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये जो करणी सेना के जितने भी अपराधी तत्व हैं इनको जेल में भेज। सुना आपने? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स ये जब दे रहे हैं जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग कहीं ना कहीं ये भाप चुके हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती का अंजाम ये आने वाले समय में भुगतने वाले। ये एक मुसलमान है और एक नेता है जिनकी मैं बाइट प्ले करने वाला हूं। आप इस बयान के साथ हैं कि नहीं, जरा ये बताइए। प्ले कीजिए प्लीज। धर्म संकट। रामजीलाल सुमन ने गलती की राणा सांगा पे बोल के। बिल्कुल गलती की साहब, बिल्कुल गलती की, बिल्कुल गलती की। मांगना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप कैसे किसी महापुरुष के बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हो? रामजीलाल सुमन को माफी मांगना चाहिए, इमरान मसूद ये कह रहे हैं और आप सैल्यूट कर रहे हैं। बहुत सही स्टेटमेंट दिया इन्होंने, जो स्टेटमेंट दिया ना साहब, उसके लिए मैं इनकी कदर करता हूं। मैं इनको भी यही कहना चाहता हूं कि इसी स्टैंड को इनको लेना चाहिए और अभी भी समय है। अपने जो अखिलेश जी उनको समझाए कि अभी भी देर नहीं हुई है, उस व्यक्ति को निष्कासित करे, राज्यसभा की जो सदस्यता वो खत्म करे और वापस अपनी बात को स्वीकारे कि वो उस व्यक्ति विशेष का निर्णय था, उस व्यक्ति विशेष का स्टेटमेंट था। प्रोफेसर जुनैद हारिस के पास मैं जाता हूं। बाबर एक आक्रांता था, उस दौर में उसकी चल रही थी, वो विक्टोरियस था, इसलिए बाबरनामा में उसने जो लिख दिया वो एक विक्टर की तरफ से तोड़ मरोड़ कर लिखी हुई बात थी। इसलिए डॉक्टर शेखावत नाराज है इस बात से कि उसको कोट करते हुए, उसको सार्वभौमिक सत्य मानते हुए वो बात क्यों कह दी गई? आपका रिएक्शन? एक चीज तो मैं बताऊं कि बाबर जो भी था, जाहिर सी बात है बाबरनामा एक डायरी है, रोजनामचा है जो रूटीन में लिखा जाता था, उसके अंदर वो बात लिखी गई और उसमें सिर्फ राणा सांगा के हवाले से बात नहीं है, बल्कि दौलत खां और उसके भतीजे के हवाले से भी ये बात है। तो ऐसी सूरत में एक हिस्टोरिकल
गलत या सही का ये मुद्दा जरूर है, ये रिसर्च का मुद्दा जरूर है, और जाहिर सी बात है इसकी बुनियाद पर कोई आप रामजी लाल सुमन के साथ हैं कि डॉक्टर शेखावत के साथ? मैं अपनी बात अगर कहने दें तो किसका पक्ष आपको सही लग रहा है? देखिए, आपको एक चीज बता दूं, मैं राणा सांगा की कद्र करता हूं उनकी बहादुरी की वजह से। एक चीज से किसी को गद्दार कहने का किसी को हक नहीं हासिल है, मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, गद्दार लफ्ज मैंने कहा कि देखिए, इतिहास के आधार पर आप किसी भी तरफ जा सकते हैं कि नहीं ये फैक्ट है, ये नहीं ये फैक्ट है। देखिए, सिर्फ यही नहीं, आगे चल करके बाबर के पोते, मैं अकबर की बात कर रहा हूं, पूरा का पूरा उसकी पूरा सेनापति जो कि महाराणा प्रताप इनके बाजू पे बना हुआ जिनकी तस्वीर है, उनसे लड़ने वाले कौन हैं? मान सिंह हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, औरंगजेब, जय सिंह है उसके साथ जसवंत सिंह हैं। सवाल ये पैदा होता है तो राजपूत तो उसके साथ हैं, राजपूत से तो उनका शादी विवाह हो रहा है, दोनों एक नहीं, कहां है बताइए मुझे, ये गलत बात है। अच्छा, गलत बात है, ये बात मत करना। ये बताइए कि शादी विवाह का रिश्ता है कि जोधा का बोल रहे हो? नहीं, अब जोधा की बात कर रहे हो? एक मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए साहब। नहीं, ये बताइए, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं, ऑडियंस के पास में आ रहा हूं। एक सेकंड साहब, नहीं मेरी बात सुन। नहीं साहब, प्लीज माफी चाहूंगा। नहीं, आप बता दीजिए, माफी चाहूंगा साहब। मुझे वो इतिहासकार ला के दो जो ये कहे कि ये सब घटनाएं हुई है। मैं आपसे फिर कहता हूं, विषय पे बात करेंगे, विषय पर इस विषय में आप तो मैं आपसे बैठाऊंगा। आप आगरा में लगातार अपनी शक्ति लगाए हुए हैं, मुर्शिदाबाद आपको दिखाई दे रहा है, नागपुर में बीते दिनों जो हुआ वो आपको दिखाई दे रहा है? सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब कुछ हम देख रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, अब सरकार है, सब सरकार, उसके पास साधन और संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं। मैं फिर कहता हूं, सरकार के पास वो सारी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से इन्हें रोकना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ वो जब, अरे वहां तो ममता बनर्जी रोकेंगी ना। ममता बनर्जी क्या अपना काम नहीं कर रही? ममता बनर्जी अपना काम कर रही है, नहीं कर रही? तो बोलो नहीं कर रही तो बताइए ना। ममता बनर्जी यदि ईमानदारी से अपना काम करती और ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लातों से मनवाती तो साहब सब होता। कश्मीर में आतंकवाद खत्म किया, वहां हत्याएं हो रही है, दुर्भाग्य है इस भारत देश में बड़ा हिंदू पलायन कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं ले तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को कि पुलिस रहे अपनी जगह पर, सरकार रहे अपनी जगह पर, तुम एक काम करो, तुम अपना एक सेना बना लो, तुम एक काम करो, तुम अपना संगठन बना लो, तुमको जहां पे लगे कि ये अन्याय हो रहा है, तुमको जहां लगे हो रहा है कि नहीं वो बात अलग है, सरकारें हैं यहां देखने के लिए, अदालतें हैं यहां, पुलिस है यहां, लेकिन उसके बावजूद तुमको जो लग रहा है उस हिसाब से काम कर लो, उसको स्वाभिमान के खिलाफ बातें करते हुए उसको कर दो और जायज ठहरा दो। मैं आपसे पूछता हूं, हमारी लड़ाई किस विषय को लेके है? हमने एक आम व्यक्ति की बात की है क्या? हमने ये कहा है कि हम महापुरुषों पे, देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों पे प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज करे, चाहे जनप्रतिनिधि करे, चाहे आम नागरिक करे। हमने ये नहीं कहा साहब आम नागरिक के लिए तो हम खड़े हैं, साहब क्षत्रिय सबका, सब क्षत्रिय के साथ। ये अखंड भारत के रचयिता हम हैं, हम रचयिता अखंड भारत, हमारी रियासतें थी, हमने इस अखंड भारत की रचना के लिए हमने सब कुछ समर्पित किया, और आज जब जरूरत पड़ी इस देश के सनातन की रक्षा के लिए और महापुरुषों, आप जानते हैं राम भद्राचार्य और बाबा बागेश्वर लगातार ये कह रहे हैं कि जातियों में बंटना बंद करो, इसीलिए गुलाम रहे। जातियों में बंटने की वजह से ही एक दूसरे को जो तुम देखते हो ना कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, इसी वजह से इस देश में आक्रांता आकर अपनी राजनीति करने में सफल रहे। ये क्यों ना माना जाए कि आप भी उसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? हम कहीं नहीं बटे। आज तक का हमारा एक भी स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि हमने किसी जाति, किसी धर्म के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया हो तो हमने ये कहा है जिस व्यक्ति विशेष ने गलती की है उसको सजा हम देंगे, यदि प्रशासन नहीं देता है तो। आप जरा इस चेहरे पर आ जाइए। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने कई बातें कही, लेकिन आज जब फिर से चेहरा ये सामने आ रहा है, आपके दिमाग में क्या आता है? सब लॉरेंस को जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा नहीं है। लॉरेंस ड्रग्स का व्यापार करता है, जिसकी सजा के तौर पे वो वहां जेल में है, जिसपे केस है, ड्रग्स का व्यापार करता है, जो लगातार उसकी गैंग बाहर हत्याओं को अंजाम देती है और तो और व्यापारियों से फिरौती वसूलती है। तो ये धर्म योद्धा किस एंगल से मुझे समझाया जाए? मेरे हिसाब से देखो, हमारे अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या घर में घुस के इनके लोगों ने की और इन्होंने जिम्मेवारी ली भी। इसकी जो व्यक्ति है वो गोल्डी बरार, उसने बाकायदा वीडियो के माध्यम से जिम्मेवारी ली। तो हमने ये घोषणा की कि जब तक ये जेल में है तो एनकाउंटर हो या कैदी इसका इलाज कर दे। तो आप तो बीएसएफ में रहे, आपकी तनख्वाह इतनी ज्यादा है कि आप 1 करोड़ 11 लाख इतना सारा इनाम देने की बात करते हैं? इतना सारा पैसा आपके पास?
मेरे पास भी है और मेरे समाज के पास भी है, क्योंकि स्वाभिमान पे हमला हुआ है, हमारे मुखिया को घर में घुस के मारा है और इसकी गैंग का इन्वॉल्वमेंट है। मैं तो ये कहता हूं ऐसे व्यक्तियों को इस देश में रहने की भी कोई जरूरत नहीं, इनको निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के लिए आप देखते होंगे सोशल मीडिया ये हीरो है। मैंने आपसे क्या कहा, युवाओं की नसों में ड्रग्स डालने वाला हीरो नहीं हो सकता। इसे हीरो बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम को रोकना अति आवश्यक है। इसलिए हम मैदान में उतरे। हमारे मुखिया को मारा है, ड्रग्स का व्यापार करता है, हत्याओं का अंजाम दिया है, पूरी दुनिया जानती है। तो साहब इनको रोकना पड़ेगा, ये हमारा छात्र धर्म बनता है। गोगा मेडी साहब के बारे में आपने एक बात कही जी, लेकिन उन्हीं के साथ आपको अलग क्यों हो जाना पड़ा? आप उनके साथ थे, आप अलग क्यों हो गए? मैं उनके जब आप ही उनके साथ नहीं रहे। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूं, विचारों के मतभेद भले रहे, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी हम सब एक मंच पे, आपने देखे सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की जिस दिन हत्या हुई उसी दिन रात को मैं खुद लाइव आके मैंने इन सब का इलाज किया। उसके बाद मैं आज भी उस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं आज नहीं तो कल इस गैंग का खात्मा करके ही दम लूंगा। और ये मेरा एक, तो आप ये भी कहते हैं कि जिसको भी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा? मैंने कहा तो है। तो आप सलमान के लिए फौज लगा रहे हैं क्या? मैंने क्या कहा, देखिए साहब, सलमान खान का और बिश्नोई समाज का एक अलग एपिसोड है। उनके देवतुल्य हिरण की हत्या की, अब वो अपने देवतुल्य हिरण की हत्या भूल नहीं पा रहे, तो राज शेखावत या क्षत्रिय समाज हमारे अनमोल रत्न सुखदेव सिंह गोगामी की हत्या कैसे भूल जाए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो जब तक हम इनसे बदला नहीं ले लेते तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और नहीं, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती सर, माफ कीजिएगा, कि जैसे हम लोग जानते हैं तो जैन शिकंजी दिखाई देती है रास्ते में, या कोई छोले भटूरे वाला दिखाई देता है। नक्कालों से सावधान, असली ब्रांच यही है। हम अब ये लोग कैसे, अब ये जरा देखिए, असली करणी सेना कौन है? राष्ट्रीय करणी सेना है कि श्री राजपूत करणी सेना? और भी घटक हैं, इनमें से असली कौन है? 11-12 बन चुके हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, विचारों के मतभेद के चलते ये करणी सेनाओं का निर्माण हुआ, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ी है हम सब समन्वय में काम करते हैं। और 12 तारीख में आपने देखा सारी करणी सेना उस मंच में थी, हम सबने साथ मिलकर संयुक्त करणी सेना संघ के बैनर पे हमने आयोजन को किया, समस्त क्षत्रिय संगठन संघ के बैनर पे हमने आयोजन को किया। हम जब भी आवश्यकता पड़ती है एक मंच पे है और कहीं ना कहीं आज भी सब समन्वय में काम करते हैं। आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं? मैं आपको खुला कहता हूं, इस देश को चलाने के लिए सत्ता आवश्यक है। क्षत्रिय करणी सेना का एकमात्र लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां क्षत्रियों की भरपूर संख्या है उन क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके उनके माध्यम से छात्र धर्म का निर्माण कराया जाए, वो हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसलिए हम जितने आप टिकट किससे चाहेंगे, किससे टिकट मांगेंगे? टिकट की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम निर्दलीय लड़ेंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। हमारा यह कहना है कि भाई जो भी पार्टी अपना कार्यकर्ता है, हमारे उन विधानसभाओं में भरपूर संख्या है, अपने कार्यकर्ता को टिकट दे। सालों से आपके साथ वो कार्यकर्ता काम कर दे, उन्हें जिताने की जिम्मेवारी हमारी, क्योंकि जातिगत समीकरण के आधार में टिकटों का बंटवारा होता है, लेकिन हमारी उपेक्षा सालों से हो रही है पार्टी द्वारा। आवश्यकता पड़ी तो साहब क्षत्रिय करणी सेना एक पार्टी का प्रावधान करेगी जिस प्लेटफॉर्म से इस देश का क्षत्रिय और जो भी वंचित है वो चुनाव लड़ेगा। रामजी लाल सुमन को लेकर आपका अगला कदम क्या है? ऐसा है, रामजी लाल सुमन को लेकर 12 तारीख का जो हमारा आयोजन है, उस आयोजन में जो हमारी मांगे थी उन मांगों पे सहमति हुई है और हमने 1 महीने का समय दिया है उनको कि विदिन मंथ अगली 12 तक या तो आप इसमें हमें निर्णय ला के दो, अन्यथा फिर हम लोग केंद्र की ओर कूच करेंगे, हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हम केंद्र पे पहुंचकर और हमारी बात पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय इकट्ठा होकर सनातन इकट्ठा होकर हमारी बात रखेंगे, हम सीधा के सीधा रखेंगे प्रधानमंत्री जी के सामने। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये जो आपका ठोक देना, हड्डी तोड़ देने वाला तरीका है, क्या आप ये कहेंगे कि ये कानून व्यवस्था पर इस देश के लोग अकीदा रखें, भरोसा रखें? यहां पर एक व्यवस्था है, संविधान के हिसाब से हमारे पुरखों ने हमको एक व्यवस्था दे रखी है, उस पर भरोसा रखें, कानून अपने हाथ में ना लें। मैं इतना ही कहूंगा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदेव च। धर्म की रक्षा के लिए यदि संविधान हाथ में लेना पड़े ले लो। मैं कहता हूं राज शेखावत क्षत्रिय करणी का प्रमुख कहता है इस मंच से, जहां बात है स्वाभिमान की, महापुरुषों के स्वाभिमान की, देवी देवताओं के स्वाभिमान की और धार्मिक ग्रंथों के स्वाभिमान की, धर्म की रक्षा की, तो साहब फिर यह मत सोचें कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं साहब, मैं तैयार हूं, मेरे छत्तीसगढ़ से तैयार है, कानून अपना काम करे। तो संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ना? मैंने क्या कहा हुकुम, जिन लोगों को संविधान का डर नहीं है उनके लिए हमने हथियार उठाए।
बाकी भारत के 99.99% लोगों को संविधान में भरोसा है, हमें भी है। लेकिन जिन लोगों को संविधान से डर नहीं है, उन्हें हम संविधान से नहीं डरेंगे। उनकी तो कुटाई होगी, घर में घुस के होगी, और ये जो चलन चल रहा है, जो माफिया मंगवाने का, वो खत्म करेंगे। और इन घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे साहब। मैं एक छोटा सा अब ये राज शेखावत जो कह रहे हैं, यही वो बात है जो धर्म संकट दूर करती है, या राज शेखावत जो कह रहे हैं और कर रहे हैं, यही वो बात है जिसकी वजह से धर्म संकट में आता है? ये फैसला आप कीजिएगा, आप दर्शक कीजिएगा। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए, धर्म संकट में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।